यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तित्व और 3 दिन से इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे सभी सहभागियों को मेरा नमन। और मुझे लगता है कि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ उसमें हमारा रोल कई बार ऐसा भी डिफ़ाइन किया जाता है बीइंग अ सिविल इंजीनियर कि हम तो जो है प्रकृति को नाश करने वाले हैं और डेवलपमेंट हम करते तो हैं, परंतु जिस प्रकार की हमारी विकास की अवधारणा है वैसी हमारी नहीं होती है। परंतु कुल मिलाकर के जब हम काम करते हैं, सर्वत्र घूमते हैं, तो कुछ बातें ध्यान में आती हैं। 3-4 बातें जो मैंने देखी हैं उसके आधार पर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक कृषि के बारे में बहुत सारी बात होती है, परंतु मुझे लगता है कि उसके आगे हिमालय का जनजीवन केवल प्राकृतिक खेती के आधार पर ना हो, उनका जनजीवन, उनका जीवन भी, सामान्य जीवन भी जितना प्राकृतिक होगा उतना ही वो समृद्ध होगा। छोटा सा उदाहरण, यहाँ लेह की भी बात आई है। मैं लेह में भी रहा हूँ 1.5-2 वर्ष। एक समय में वहाँ पे एक दौर आया कि भाई वहाँ पे ग्रीन हाउसेज़ लगाए जाएँ और खूब ग्रीन हाउसेज़ लगाए गए, सब्जियाँ खूब होती थी, अच्छी उनसे आमदनी भी होने लगी। परंतु लगभग 3 वर्षों के बाद ही सभी लोगों ने वो ग्रीन हाउसेज़ उखाड़ दिए और आज लेह में ग्रीन हाउसेज़ बहुत कम होते हैं। जब इसके बारे में खोज हुई तो ध्यान में आया कि वो ग्रीन हाउस जो बने थे, क्योंकि वहाँ यूवी रेज़ रहती है, वो हाइट पर है, इंटरफेरेंस नहीं है, और उसके कारण कहीं न कहीं वो यूवी रेज़ का एक अंश जो है कहीं न कहीं उन सब्जियों में चला गया और वो सब्जियाँ सारी की सारी कैंसरस होने लग गई। और एक अप्राकृतिक खेती हमने वहाँ शुरू की थी, जिसका एक दुष्परिणाम एक कैंसर के रोग के बारे में वहाँ पे उभर करके आया। तो मुझे लगता है कि एक हमारे हिमालय की जब विकास की अवधारणा बनती है, जो भी हम चुनते हैं उसमें कम से कम हमारा जीवन जितना प्रकृति की ओर बढ़े, क्योंकि आज हम जो देखते हैं हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं, पूरा हिमालय ही प्रकृति से दूर जा रहा है, उसको ध्यान में अगर हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा जो मुझे लगता है, जो मैंने अपने गाँव में भी देखा है, मैं अपने गाँव से आया हूँ। बचपन में बहुत सारी बातें देखते थे, हमें समझ नहीं आती थी, लॉजिक समझ में नहीं आता था कि क्या है। हमारे गाँव में आज भी कुल्लू में हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मानसून आता है, बारिश होती है, गाँव में पानी आता है, सब कुछ आता है। ऊपर से पहाड़ है तो मिट्टी, पत्थर सब आता है। परंतु एक सिविल इंजीनियर हैं, मैं लैंडस्लाइड के ऊपर भी काम करता हूँ, डिज़ास्टर के ऊपर भी काम करता हूँ। तो जब हम अपने गाँव की रचना देखते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ हमारे जंगल खत्म होते हैं, जहाँ हमारी स्लोप खत्म होती है, वहाँ पे एक छोटा-सा जंगल बनाया होता है। और वो जंगल हमारे वहाँ मोरू का पेड़ कहते हैं, इधर बान का पेड़ भी कहते हैं, और वो बहुत मज़बूत होता है। यानी कि बड़े से बड़े चट्टान, बड़ी से बड़ी फ़ोर्स को भी वो रोक सकता है, उसका कोयला भी बनता है। उसका पूरा जंगल जो है, वो जो ड्रेन ऊपर से आ रही है, जहाँ से पूरी कैचमेंट आ रही है, पानी आ रहा है, वहाँ पूरा जंगल बना हुआ है। हमने अपने गाँव को सुरक्षित करने की एक कला, एक विधि अपने गाँव में देखी हुई है। परंतु विकास की एक इस अवधारणा में सेब लगाने हैं, पैसा कमाना है, खेती करनी है, वो जंगल साफ़ हो गए हैं। इस प्रकार का एक नेचुरल जो डिज़ास्टर रेज़िस्टेंस था हमारा, उसको भी हमने कहीं न कहीं तबाह किया। हमने सोचा नहीं, समझा नहीं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्राकृतिक जीवन को भी अगर हम समझेंगे तो ठीक रहेगा। उसके साथ ही एक बात और, आज हम यहाँ नौनी में बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी जाना होता है। बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, जो हमने देखी हुई हैं और आज जिसका सिग्निफिकेंस हमें समझ में आता है। आज कहते हैं कि हमें जो है अपनी सॉइल जो है वो चेंज करनी चाहिए, अपनी मृदा परिवर्तन करना चाहिए, कहीं से उपजाऊ भूमि ला करके उसका हमें उर्वरता जो है बढ़ानी चाहिए। हम गाँव में छोटे थे, तो गाँव में हमारे कुल आती थी जो हमारे खेतों को सिंचाई का काम करती थी। बीच में 4 दिनों के लिए वो कुल तोड़ी जाती थी, पूरे पानी का एक बाँध बनाया जाता था, उस पानी को खड़ा किया जाता था। 3-4 दिनों के बाद उस पानी को कुल में जो है बहाया जाता था और उसके बाद हमारा बच्चों का काम होता था कि उस पानी को लगातार पत्थर मारते रहना। और नीचे खेतों में लोगों में लड़ाई होती थी कि ये पानी जो है मेरे खेत में जाना चाहिए, ये पानी जो है मेरे खेत में जाना चाहिए। ये मैंने बचपन में देखा तो मुझे समझ में नहीं आया, हमें लगता था कौतूहल है भाई, हाँ मज़ाक करना है भाई, बाजा भी बजता था, गाँव वाले भी होते थे, तो पत्थर ही मारना है भाई, और खूब हम उसको निशाना लगाते थे। परंतु आज जब हमने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है और थोड़ा-सा जब हम देखते हैं इसको, तो ध्यान में आता है कि जब हम वो डैमिंग करते हैं, तो बरसात पड़ती है, आस-पास का पानी बह कर के आता है, जंगल की उर्वरक मिट्टी जो है, उस पानी में इकट्ठी होती है, वो जब बहता है तो उस मिट्टी को साथ लेकर के आता है। हम जब पत्थर मारते हैं, तो वो जो सेडिमेंट है, जो मिट्टी है, वो नीचे नहीं बैठती है, वो बहती रहती है, उसको हम बैठने नहीं देते हैं, उसको सेटल नहीं होने देते हैं। और वो जब मिट्टी वाला पानी जब हमारे खेतों तक पहुँचता है, हमारी मृदा परिवर्तन अपने आप हो रही थी। वो एक हमारा एक नॉलेज सिस्टम था जिसको हमने आज बर्बाद कर दिया। आज सीमेंट की कुल्हें बन गई हैं, रेते की कुल्हें बन गई है। पानी का फ्लो जब ज़्यादा होता है, हमारे खेतों में वो उर्वरक मिट्टी नहीं, हमारी ज़मीन को बंजर बनाने वाला वो सीमेंट और रेत हमारे खेतों में पहुँचता है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को ध्यान में रख कर के, कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है हिमालय का,
उसको ध्यान में रख करके अगर हम विकास की बात करेंगे, विकास की अवधारणा करेंगे, तो हिमालय आगे बढ़ेगा। नहीं तो कमर्शियल वे में हम आगे बढ़ेंगे और वो विकास की जो हमारी अवधारणाएँ कि मानव सुखी होगा, वो नहीं होगा। तीसरी बात जो एक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से मैं कहना चाहूँगा कि भई अभी भी हमारी एक जो सोच है, अभी भी जो मैं देख भी रहा हूँ और हम भी वही करते हैं, एक हमारी फ्रैगमेंटेड अप्रोच है, इंडिविजुअलिस्टिक हमारी अप्रोच है। उस ढंग से हम एक समस्या को देखते हैं। हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट की, अलग से बात करेंगे। हम करेंगे वाटर ट्रीटमेंट की, अलग से बात करेंगे। हम करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, अलग से बात करेंगे। पर जब मैं देखता हूँ तो वो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और जुड़ी हुई कैसे हैं? हम सड़क बनाते हैं, साथ में ड्रेन बनते हैं, बिल्ट अप एरिया, आज घर बहुत बन गए हैं, सब कुछ बन गया है। हमने अपनी ड्रेन्स मैनेज नहीं की है। साथ में हमारा जितना भी वेस्ट है वो कहीं ना कहीं खड्डों में चला गया, हमारी ड्रेन्स चूक हो गई है। हमारा सरफेस रन ऑफ, यानी कि किसी ज़माने में यदि बारिश पड़ती होगी, हम उसको टाइम ऑफ कंसंट्रेशन अपनी इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि हमारा एक पूरा बेसिन है, उस बेसिन में जब बारिश पड़ती है तो वो पानी जो है नाले तक पहुंचता है। तो जो कहीं दूर बारिश पड़ रही है, वहाँ एक बूंद पड़ी है, उस बूंद को उस नाले तक पहुंचने में हो सकता है 1 घंटा लगता होगा, और एक जो उस नाले के ऊपर पड़ रही है उसको 1 सेकंड लगेगा। परंतु एक समय ऐसा आता है जब बारिश पड़ती है कि जब पूरे बेसिन का जो पानी है एक साथ उस ड्रेन में आता है। पहले वो बहुत लंबा टाइम पीरियड होता था, हमारे पास एक नेचुरल सरफेस था, वेजिटेशन थी, पानी एब्जॉर्ब होता था, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता था। आज बारिश पड़ती है, 10 मिनट में हमारे छतों का पानी, सड़कों का पानी ड्रेन से होता हुआ वो जो नेचुरल ड्रेन है वहाँ तक पहुँचता है, और वहाँ जब पहुँचता है तो वहाँ प्लास्टिक का और कूड़े का इतना बड़ा ढेर लगा होता है कि वो पानी चोक होता है और एक फ्लड के रूप में वो आगे बढ़ता है। कारण क्या है कि हमने सब कुछ अलग अलग सोचा। अगर हमने ये सब सामूहिक सोचा होता, इंटीग्रेटेड सोचा होता, अभी मैं धर्मशाला गया था, मकलौडगंज में, वहाँ आर्मी की कैंटोनमेंट है, पूरी लैंड स्लाइडिंग हो रखी है, डंगे बना दिए हैं उन्होंने, ड्रेन्स बनाई नहीं है, प्रॉपर चैनलाइजेशन की नहीं है वाटर की, और करोड़ों रुपया अभी भी उनका जो है रिटेनिंग वॉल की कंसल्टेंसी मेरे पास आई है, 6 करोड़ की वो अभी डंगे लगाएंगे। और जिस ढंग से वो लगा रहे हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि वो 5 साल के बाद वो दोबारा बैठेंगे। आपकी जो सॉइल कंजर्वेशन वो नहीं होगी, सॉइल आपकी चली जाएगी, आप अपना पैसा भी खर्च करेंगे, परंतु जो आप करना चाहते हैं वो नहीं होगा। कारण कि आपने जब रोड बनाए तो आपने इन सब बातों का ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को जब हम ध्यान देंगे, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जब हम लेंगे, तो मुझे लगता है कि हम विकास की एक जो ठीक अवधारणा है हिमालय को लेकर के वो हम करेंगे। और ऐसा नहीं कि यह संभव है, मुझे लगता है कि यह संभव है, परंतु उसके लिए एक जो सोच है, जो हमारे शास्त्रों में भी है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, इस एक अवधारणा को, इस एक बात को हम मन में संजो के रखेंगे, प्रकृति के पास हमारी सुख सुविधा की सब चीज़ें हैं, हमारी बीमारियों का सब निराकरण है। अभी एक MS विर्क करके है, मनजिंदर विर्क करके हैं पंजाब में, वो एम्स के रिटायर्ड डॉक्टर हैं, PGI के डॉक्टर, रिटायर्ड सर्जन हैं, बहुत उन्होंने ऑपरेशन किए हुए हैं। 58 ईयर्स के वो रिटायर हुए, उस वक्त 58 ईयर्स में रिटायर होते। मैं उनसे अभी मिला हूँ, एक योग कैंप था तो वहाँ उनसे मिला हूँ, नंगे पैर घूमते हैं। आज वो 87 ईयर्स के हैं, और वो खुद कहते हैं कि जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे 6 नंबर का पावर का जो है चश्मा लगा हुआ था, आज वो बिना चश्मे के देखते हैं। यहाँ बरनाला के पास ही उन्होंने नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा सेंटर इस्टेब्लिश किया है, जो अब मुझे लगता है WHO से भी जिसको मान्यता प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति हमारे हर प्रकार के निरोग की, स्वास्थ्य की चिंता करती है। आवश्यकता है तो उस प्रकृति को माँ की तरह मानने की, जैसे माँ हमारी पूरी चिंता करती है। हम सब की माँ है, हम जानते हैं कि माँ को पता है कि हमें क्या पसंद लगता है, क्या अच्छा लगता है, वही देती है। और कई बार हम जो है जो जोश में कुछ ज़्यादा भी खा लेते हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा भी कर लेते हैं, तो माँ के पास उसका एंटीडोट भी है, कहीं ना कहीं वो दे देगी कि भैया ये तो मेथी खा ले, या ये लहसुन खा ले, या ये खा ले, इससे तेरी जो है गैस नहीं बनेगी, या तेरा पेट ठीक रहेगा। उनके पास सब कुछ है, प्रकृति के पास भी ये सब कुछ है हमें देने के लिए। और प्राकृतिक जीवन के आधार पर हम सुखी भी हो सकते हैं, परंतु प्रकृति को अपने आप भी स्वस्थ रहना है, प्रकृति को अपने आप भी हील होना है। वो सब जब हम सोचेंगे, वो जब हम विचार करेंगे, और प्रकृति को अपने आप को ठीक करने का जब हम समय देंगे, उसका लगातार दोहन करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे, तो उससे बात नहीं बनेगी। तो प्रकृति को प्रकृतिस्थ रखें, और इस भूमि को हम माता के रूप में मानेंगे, और उसके आधार पर अगर हम अपने विकास की गाथा लिखेंगे, तो मुझे लगता है कि विकास का सही परिप्रेक्ष्य हमारे ध्यान में भी आएगा, और जिस प्रकार का विकास हम हिमालय में चाहते हैं वैसा विकास भी होगा। इतने ही मेरे विचार भी इस सत्र में हैं।